हेलो फ्रेंड, मैं फिजिक्स पॉइंट बाय दिनेश सर। माय यूट्यूब चैनल रियल फिजिक्स क्लासेस 101 में आपका स्वागत है। इस कोरोना की महामारी में ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट न होने की वजह से हमें इस यूट्यूब चैनल पर आना पड़ा। इसलिए इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। तो चलो आज हम बात करते हैं इकाई 1 के आवेश वाले टॉपिक पर। इकाई 1 के आवेश के टॉपिक पर बात करते हैं। ये क्वेश्चन बनता है आपका, आवेश क्या है? आवेश क्या होता है? टॉपिक के बारे में बात चलते हैं। आवेश, आवेश क्या है? वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था, सबसे पहले इसकी खोज की थी। तो जब एवोनाट की छड़ को अपन कांच की छड़ पर, जब एवोनाट की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ते हैं तो उसमें क्या करता है, एक धूल मिट्टी के कणों को या छोटे छोटे कणों को आकर्षित करने का क्या आ जाता है, गुण आ जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। सामान्य रूप से अपन परिभाषा बोलना चाहें तो अपन सामान्य परिभाषा बोल सकते हैं कि ऐसा पदार्थ जो हल्के हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसा पदार्थ जो हल्के हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो आकर्षित करने का जो गुण होता है वो आवेश कहलाता है। आवेश को संकेत के रूप में अपन Q से प्रदर्शित करते हैं। सामान्य परिभाषा तो अनेक निकाली जा सकती हैं, और भी अगर यहाँ से निकालना चाहें तो परिभाषा आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, I बराबर क्या होता है, Q अपन में T। अगर आवेश की परिभाषा यहाँ से भी निकाली जा सकती है। इसकी अपन में 1 मान लो, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो I इंटू क्या आ जाएगा, T। यहाँ पर I क्या होती है, विद्युत धारा होती है, और T क्या होता है, समय होता है। इसका मतलब होता है धारा और T का मतलब होता है समय। तो सेकंड परिभाषा अपन इस टाइप से भी निकाल सकते हैं कि किसी भी चालक में बहने वाली जो धारा और समय का जो गुणनफल होता है उसे अपन क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। और आवेश को संकेत के रूप में किससे प्रदर्शित करते हैं, Q से प्रदर्शित करते हैं। और भी परिभाषाएं अगर निकाल सकते हैं जिसमें जो आवेश उत्पन्न होता है, तो आवेश प्रवाह की दर से क्या होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और विद्युत धारा के कारण किसी चालक तार में अगर विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों ओर चुंबक जैसा गुण आ जाता है। तो चुंबक जैसा गुण आने की वजह से वह 2 गुण प्रदर्शित करता है, एक तो विद्युत वाला और एक चुंबक जैसा। तो चुंबक और विद्युत दोनों के गुणों को प्रदर्शित करेगा। तो ये भी परिभाषा यहाँ से निकल सकती है कि भौतिक का ऐसा गुण जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। भौतिक का ऐसा गुण जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के गुणों को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, वो क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। थर्ड परिभाषा भी अपन निकाल सकती है। नॉर्मल रूप से परिभाषा बन जाएंगे, भौतिक का ऐसा गुण जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के गुणों को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, दोनों की ओर क्या करता है, संकेत करता है, वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। आगे अपन बात करते हैं कि आवेश का क्या सूत्र फॉर्मूला होता है। तो आवेश का फॉर्मूला होता है Q बराबर IT। आवेश को यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। I बराबर क्या होता है, Q अपन T। अगर यहाँ से इसके फॉर्मूले को निकालना चाहें तो इसके अपन 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से अपन को क्या होगा, आवेश का फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं मात्रक की। मैंने इसको क्वेश्चन है आवेश क्या है, इसका सूत्र बताना है, तो सूत्र अपन ने निकाल ही लिया। इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो फॉर्मूला सूत्र बनता है Q बराबर IT। अब बात करते हैं अपन मात्रक की। तो आवेश का क्या मात्रक होता है। तो मात्रक की बात करेंगे तो पहले ये समझना पड़ेगा आपको मात्रक होता क्या है। 11th क्लास में मैंने आपको बताया था, पहले यूनिट में जब मापन वाली अध्याय चली थी उस वक्त मात्रक। एक बार मैं आपको और रिपीट कर देता हूँ कि मात्रक क्या होता है। तो मात्रक क्या होता है, मात्रक एक ऐसी भौतिक राशि होती है जिसका निश्चित एक मापन होता है। ऐसी भौतिक राशि या प्रकृति के अंदर प्रत्येक भौतिक राशि जिसका एक निश्चित क्या होता है, मापन होता है, वो क्या कहलाता है, उसका मात्रक कहलाता है। प्रकृति के अंदर प्रत्येक भौतिक राशि होगी, कोई भी राशि होगी, कोई भी मात्रा होगी, उसका मापन अवश्य होगा। उसका जो मापन होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पर मैं आपको समझाना चाहूँ, अगर बाजार में अपन चीनी खरीदने के लिए जाते हैं तो कभी भी अपन चीनी वाली दुकान से ये नहीं बोल सकते हैं कि हमें 1 मीटर चीनी दे दो, क्योंकि चीनी को मीटर में मापा ही नहीं जाता है। चीनी को हमेशा किलोग्राम में मापा जाता है। तो उसका मात्रक क्या होता है, भार का, वजन का जो मात्रक होता है वो हमेशा क्या रहता है, किलोग्राम रहता है।
इसी प्रकार अगर अपन दुकान पर जाते हो और दुकान पर कपड़ा खरीदने के लिए जाते हो तो कपड़े वाली दुकान से कभी भी इस टाइप का प्रश्न नहीं कर सकते हैं कि हमें 1 किलोग्राम कपड़ा दे दो, क्योंकि कपड़े का मात्रक किलोग्राम होता ही नहीं है। कपड़े का मात्रक हमेशा कितने मीटर में मापा जाता है, इसलिए इसका मात्रक क्या रहता है, मीटर। तो प्रकृति के अंदर प्रत्येक भौतिक राशि है, किसी भी को ले लो, एक कमरे को भी अपन मापना चाहें तो कमरे को ही लंबाई में मापा जा सकता है, किलोग्राम में नहीं माप सकते, क्योंकि जिसका एक निश्चित मात्रक है, जो उस निश्चित मात्रक में ही मापा जाएगा उसे उसका क्या बोलते हैं, इसका मापन है निश्चित। तो निश्चित जो मापन है तो उसी को उसका क्या बोलते हैं, मात्रक। तो प्रकृति के कौन सी भी भौतिक राशि हो, किसी भी कौन सी भी भौतिक राशि हो, उसको हमेशा क्या किया जाता है, एक निश्चित मात्रक जरूर बनेगा। तो जिसका जो निश्चित मात्रक बनता है उसे अपन क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। मापन बनता है तो जो मापन होता है उसे अपन क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। समझने की कोशिश करें तो अगर इसके मात्रक की बात की जाए तो यहाँ पर देखा जाएगा, इसका मात्रक निकालना चाहे तो इसी फॉर्मूले के आधार पर अपन निकालेंगे। आई होती है विद्युत धारा और विद्युत धारा का मात्रक अपना होता है एम्पियर। 10th क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ के आए ही होंगे। एम्पियर इंटू टी होता है टाइम, और टाइम माने होता है समय, और समय का मात्रक होता है सेकंड, जो मैंने आपको 11th क्लास में अच्छे तरीके से बताया था। इसका मात्रक होता है एम्पियर इंटू सेकंड। या एक मात्रक और होता है इसका, एक मात्रक और होता है जिसे अपन कूलम कहते हैं, या एक मात्रक और बनता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, कूलम बोलते हैं। इसके बाद बात की जाती है डायमेंशनल फॉर्मूले के। डायमेंशनल फॉर्मूले को अपन हिंदी में विमीय सूत्र बोलते हैं। विमीय सूत्र, इसको बोलेंगे अपन विमीय सूत्र। विमीय सूत्र क्या होती है, विमा होती है। और विमा क्या बोलती है, जिसे अगर अपन संकेत के रूप में दर्शा दें वो उसकी क्या कहलाती है, विमा कहलाती है। तो सामान्य रूप से अगर किसी का भी ये विमीय सूत्र होता है वो अपना यहाँ से लेकर के पूरी 11th 12th BSc MSc तक पूछा जाता है, और लगभग जहाँ तक आप आगे कंपटीशन भी पढ़ेंगे उसमें भी एक विमीय सूत्र का फॉर्मूला अपन को जरूर आता है। इसलिए इस विमीय सूत्र को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना कि जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है। तो विमीय सूत्र होता है, उसे अगर संकेत के रूप में दर्शा दें तो उसकी जो विमा बनती है, तो विमा बनती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, विमीय सूत्र बोलते हैं। तो यहाँ से अपन देखते हैं विमीय सूत्र फिजिक्स के अंदर कहीं से भी निकालने तो 5 माना ध्यान रखना, इनके अलावा किसी की भी संकेत की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन 5 मानों से विमीय सूत्रों को निकाल सकते हैं, M, L, T, A और थीटा। यहाँ पर M का मतलब होता है मास, और मास का मतलब होता है द्रव्यमान। M का मतलब होता है मास, और मास मतलब होता है द्रव्यमान। L का मतलब होता है लेंथ, और लेंथ का मतलब होता है लंबाई। T का मतलब होता है टाइम, और टाइम का मतलब क्या होता है, समय। A यानी एम्पियर को बोल सकते हैं अपन विद्युत धारा। विद्युत धारा थीटा का मतलब होता है अपना ताप। इन 5 फॉर्मूले के आधार पर, इन 5 मानों के आधार पर, इन 5 संकेतों के आधार पर अपन किसी का भी विमीय सूत्र आसानी से निकाल सकते हैं। इसके अलावा फिजिक्स में आपको किसी और मान को याद नहीं करना पड़ेगा, केवल इनको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। विमीय सूत्र की बात की जाती है तो फॉर्मूले के आधार पर ही निकालेंगे अपन। यहाँ पर निकाला जाता है, आई होती है विद्युत धारा, अच्छे तरीके से जानती है। विद्युत धारा को संकेत के रूप में दर्शाना चाहेंगे तो क्या होगा, कैपिटल ए। तो इसका विद्युत धारा का विमीय सूत्र कितना हो जाएगा, कैपिटल ए। यहाँ पर टी होता है टाइम, टाइम माने समय, समय का विमीय सूत्र कितना होता है, कैपिटल टी। तो समय का विमीय सूत्र कितना आ जाएगा, कैपिटल टी। ये बात हमेशा नोट कर लेना, जैसे हमेशा एक बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ये बड़े ब्रैकेट का इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो यहाँ पर इसका विमीय सूत्र निकालना चाहें तो आई होती है विद्युत धारा, और विद्युत धारा का विमीय सूत्र आपने देख लिया, वही होता है टी होता है टाइम यानी समय, और समय का विमीय सूत्र कितना होता है, कैपिटल टी होता है। विमीय सूत्र निकल आया। अगर इसके बाद प्रकृति की बात करना चाहें कि यह कैसी प्रकृति का होता है, प्रकृति को अपन चाहें तो राशि भी बोल सकते हैं। ये कैसी प्रकृति का होता है, कैसी राशि का होता है। तो राशि आपको पहले अपन को समझना पड़ेगा। मैंने आपको 11th क्लास में बताई थी, राशि हमेशा 2 प्रकार की होती है। एक राशि होती है सदिश राशि, और दूसरी राशि रहती है अदिश राशि। तो सदिश और अदिश दोनों को समझ लें। एक राशि होती है सदिश राशि, और एक राशि होती है अदिश राशि। सदिश और अदिश राशियां क्या हैं? अदिश राशि, सदिश राशि की बात करें अपन तो इस पर कह सकता है कि ऐसे भौतिक राशि जो परिमाण और दिशा, ऐसे भौतिक राशि जो परिमाण और दिशा दोनों को प्रदर्शित करती है, वो राशि सदिश राशि कहलाती है। और ऐसी भौतिक राशि जो परिमाण को तो प्रदर्शित कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, लेकिन यह दिशा को कभी भी प्रदर्शित नहीं करेगी, लेकिन यह दिशा को कभी भी प्रदर्शित नहीं करेगी, वो राशि अपनी अदिश राशि कहलाती है। वैसे भी अपन देखना चाहें तो अपन सोचते हैं कि ये परिमाण क्या होता है। दिशा को तो अपन जानते हैं डायरेक्ट किसी निश्चित दिशा में हो जाएगा।
अगर निश्चित दिशा में देखा जाएगा तो यहाँ से केवल परिमाण की बात की जाती है, तो परिमाण को देखते हैं तो परिमाण का मतलब क्या होता है, मात्रा होती है कि कितनी मात्रा में। परिमाण का मतलब होता है मात्रा, 1 किलो है, 2 किलो है, 4 किलो है, 10 किलो है, 50 किलो है, 1 कपड़ा है, 2 कपड़े हैं, 4 कपड़े हैं, 10 कपड़े हैं, कोई भी वस्तु लेते हैं, अगर इस पर भी एग्जाम्पल लेना चाहें तो इसको भी ले सकते हैं कि इसकी मात्रा कितनी है, 1 मार्कर है या 2 है या 4 है, 10 है, तो जिनकी जो टोटल मात्रा होती है वो क्या कहलाता है, परिमाण कहलाता है। तो यहाँ पर अगर सदिश राशि में प्रदर्शित करते जो परिमाण को तो प्रदर्शित करे कर परिमाण और दिशा दोनों को क्या करता है, प्रदर्शित कर देता है, वो क्या कहलाता है, सदिश कहलाता है। स्पष्ट ये भी कर रहा है। स का मतलब होता है सदा और दिश का मतलब क्या होता है, दिशा, यानी ऐसी भौतिक राशि जो सदा दिशा की ओर संकेत करे। स का मतलब सदा, हमेशा, सदैव, और दिश का मतलब होता है दिशा, जो सदैव दिशा की ओर संकेत करे, सदैव दिशा को प्रदर्शित करे, वो राशि अपनी सदिश राशि कहलाती है। और ये दूसरी स्पष्ट हो जाएगी, इसमें दिशा को निश्चित करता है, तो इसमें दिशा निश्चित ना हो वो राशि क्या कहलाती है, अदिश राशि कहलाती है। तो यहाँ पर राशियाँ दो प्रकार की थी, सदिश और आदिश। अब बात करते हैं अपन आवेश की। तो राशि एग्जाम्पल तौर पर समझ लें सदिश क्या होंगे। अगर मैं आपको बोलना चाहूँ इसमें करंट प्रवाहित हो रहा है चालक तार में, इस चालक तार में करंट प्रवाहित हो रहा है, तो ये आपको पता है करंट हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है, यानी प्लस से कहाँ की ओर जाता है, माइनस की ओर जाता है। तो निश्चित दिशा कर दी कि करंट प्रवाहित होगा वो हमेशा धन से कहाँ की ओर जाएगा, ऋण की ओर प्रवाहित होगा। तो प्लस से माइनस की ओर जो प्रवाहित हो रहा है तो निश्चित दिशा हो गई, और जिसमें निश्चित दिशा बन जाती है वो राशि हमेशा कौन सी होती है, सदिश राशि होती है। इसके बाद मैं आपको बात करूँ चाल। अगर चाल का मतलब चलना, अगर कोई व्यक्ति क्या है आगे चले, या फिर ऐसे एग्जाम्पल तौर पर इसको भी समझते हैं, चाल का मतलब चलना, जो व्यक्ति चलेगा तो एक निश्चित दिशा में जाएगा, तो निश्चित दिशा में जाता है जो व्यक्ति, तो वो निश्चित दिशा बन जाती है, वो राशि हमेशा कैसी बनती है, सदिश। अब बात करते हैं आदिश की। अगर मैं यहाँ पर आपको बात करूँ कि ये आवेश है जो चारों तरफ दिशा में, जिसमें कोई निश्चित दिशा ना हो, वो राशि कैसी बनती है, आदिश बनती है। यहाँ पर बात चल रही है आवेश की। मैंने बताया था कि जब सूखे बालों पर कंघी को लगाया जाता है और सूखे बालों पर कंघी को लगाने के बाद उसके चारों तरफ क्या होता है, वो आवेश उत्पन्न होता है। अगर इसे ज़मीन के पास ले जाएं तो चारों तरफ, उस वस्तु के चारों तरफ ही धूल मिट्टी के कण, कागज के टुकड़े क्या होंगे, आकर्षित होंगे। तो धूल मिट्टी के कण चारों तरफ आकर्षित होते हैं तो उसकी कोई निश्चित दिशा नहीं है। चारों तरफ अगर आकर्षित होंगे तो उसकी निश्चित दिशा नहीं बनती, और जिसमें कोई निश्चित दिशा नहीं होती वो राशि कौन सी होती है, अपनी आदिश राशि होती है। तो यहाँ पर अगर आवेश की भी बात की जाए तो आवेश क्या होता है, चारों तरफ फैलता है। आवेश चारों तरफ फैलेगा तो वो राशि कैसी बनेगी, आदिश राशि बनेगी। तो आवेश भी एक कैसी प्रकार की राशि होती है, आदिश राशि होता है। इसके बाद अपन बात करते हैं खोजकर्ता। खोजकर्ता को अपन आविष्कारकर्ता भी कह सकते हैं, आविष्कारक। इसकी खोज किसने की थी, आविष्कार कौन था, तो इसका वैज्ञानिक का नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसके वैज्ञानिक का नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब बात करते हैं अपन आवेश कितने प्रकार में होता है, प्रकारों को देखते हैं। आवेश होता है वो सामान्य रूप से दो प्रकार का रहता है। आवेश होता है वो सामान्य रूप से दो प्रकार का होता है। आवेश के प्रकार की बात करें तो आवेश अपना दो प्रकार का होता है। पहला पॉइंट कांचाम आवेश या कांचाम आवेश को अपन धनात्मक आवेश बोल सकते हैं, या धनात्मक आवेश। दूसरा पॉइंट होता है रंजनी आवेश या ऋणात्मक आवेश। तो मैंने आपको जैसे ही बताया था पहले कि वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने जब एवोनार्ड की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ा था तो उसमें क्या होता है, आकर्षित करने का गुण आया। अब इस चीज़ को अपन प्रयोगशाला में ले जाते हैं, तो इसे प्रयोगशाला में ले जाने के बाद यहाँ से पर स्पष्ट करते हैं कि कांचाम की बात कर रहा होगा तो इसका कांचाम का मतलब इसमें कांच की छड़ होगी। रंजनी को बोल सकती है पर रेशम, और रेशम माने होता है कपड़ा, रेशम का कपड़ा ले लो, रेशम के यानी किसी वस्तु को उठा लें। तो कांचाम कह रहा है तो कांचाम का मतलब इसमें कांच होगा, और रंजनी कह रहा है तो रंजनी का मतलब इसमें रेशम होगा। कांचाम पर कौन सा आवेश है, धनात्मक, और रंजनी पर क्या होता है, ऋणात्मक। तो पहले एग्जाम्पल पर समझते हैं कि कांचाम और रंजनी। तो कांचाम के मतलब एक कांच की छड़ ले लो, और रंजनी की बात कर रहा है तो एक रंजनी ले लो।
तो कांचाम की बात कर रहा है, ये ले रही है कांच की छड़, इसको बोलेंगे कांच की छड़। एक ले लेते रंजनी की बात कर रहा है तो रेशम का कपड़ा, तो इसको मान लो रेशम का कपड़ा। अब देखो इन दोनों को क्या किया गया था, दोनों को आपस में बिल्ली के खाल पर जैसे एवोनाडो की छड़ को रगड़ा था, घिसा था, इसी प्रकार कांच की छड़ को अपन किस पर रखेंगे, रंजनी पर, यानी रेशम के कपड़े पर क्या करेंगे, घिसेंगे। तो वैज्ञानिक ने क्या देखा था, फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने, कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर घिसा जाता है तो कांच की छड़ में से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े में चले जाते हैं। अब स्पष्ट हो रहा है कि कांच की छड़ में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें निकल के जा रहे होंगे तो इसका मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। तो कांच पर अधिक है इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, धनात्मक। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें निकल कर जा रहे होंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होती होगी, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन इधर से कहाँ की ओर, इधर कांच से उसमें जा रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, इसमें क्या होगा, कम। अब दोनों वस्तुओं को घिसने के बाद की बात करें तो जब इसको इसके पास घिसा गया था तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें चले गए थे। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें जाएंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल कर इसमें जा रहे होंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या बनेगी, अपन की अधिकता। तो जिस पदार्थ पर नॉर्मल परिभाषा से निकाल सकते हैं कि ऐसा पदार्थ जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, ऐसा पदार्थ जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, उस पदार्थ पर उत्पन्न होने वाले आवेश को अपन कांचाम आवेश या धनात्मक आवेश कहते हैं। क्योंकि कांच पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, कांचाम। ऐसा पदार्थ जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, उस पदार्थ पर उत्पन्न होने वाले आवेश को अपन कांचाम आवेश या धनात्मक आवेश कहते हैं। रंजनी आवेश या ऋणात्मक आवेश क्या होता है, रंजनी आवेश या ऋणात्मक आवेश की परिभाषा बनती है ऐसा पदार्थ जिस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, उस पदार्थ पर उत्पन्न होने वाले आवेश को अपन क्या कहते हैं, रंजनी आवेश या ऋणात्मक आवेश कहते हैं। ऐसा पदार्थ जिस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, अधिकता होती है, उस पर उत्पन्न होने वाले आवेश को अपन क्या कहते हैं, रंजनी आवेश या ऋणात्मक आवेश कहते हैं।